दोस्तों, जब भी बात जापान की आती है तो हम सभी जानते हैं कि जापान एक बहुत ही विकसित देश है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैसे जापान ने अपनी प्रगति का रास्ता पकड़ा, कैसे जापान ने इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और आखिर कैसे जापान आज इतना विकसित देश है कि स्टेबल इकोनॉमीज़ में जापान की इकोनॉमी नंबर 2 पे गिनी जाती है पूरी दुनिया में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। तो आपको ये सब बातें जानने के लिए देखना होगा इस वीडियो को एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नोब्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर हमें समझना है कि जापान ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे करी या वो इतना ज़्यादा संपन्न देश कैसे बना, तो उसके लिए हमें समझना होगा आखिर ये किरिट्सू मॉडल क्या होता है। आखिर कैसे जापान की हर एक कंपनी ने किरिट्सू मॉडल को यूज़ किया और उसके बाद में ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगी। जापान का किरिट्सू मॉडल अमेरिका के मॉडल से एकदम अपोजिट था। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन सबको सपोर्ट करती थी एक कोर कंपनी और साथ में जापान की एक मेजर बैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे बिजनेसेस में मेजर बैंक और कोर कंपनी का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज होता था और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स का, सप्लायर्स का और कॉन्ट्रैक्टर्स का भी एक दूसरे के बिजनेस के अंदर थोड़ा थोड़ा शेयर होता था। तो ये सभी एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद करते थे और एक दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि टोयोटा का 4% हिस्सा हो सप्लायर के बिजनेस में और सप्लायर 0.25% ओन करता हो टोयोटा कंपनी के शेयर्स को या टोयोटा कंपनी के हिस्से को। अब ये भी हो सकता है कि टोयोटा का जो सप्लायर है वो जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है उसमें भी 1% ओन करता है। साथ ही वो जो मेजर बैंक की हमने बात करी जो ये पूरे ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है कोर कंपनी के साथ, तो यहाँ पे कोर कंपनी हुई टोयोटा और मेजर बैंक वो बैंक हुई जो ये सारे बिजनेसेस में, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सभी में कुछ कुछ परसेंट ओन करती है जिससे वो सभी को एट द सेम टाइम सपोर्ट कर सके। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए टोयोटा कार मेकर कंपनी को स्क्रू प्रोवाइड करने वाला जो सप्लायर है वो स्टील लेता है स्टील सप्लायर से, लेकिन अब स्टील की प्राइस बढ़ने की वजह से स्टील सप्लायर भी ज़्यादा प्राइस में ही स्टील प्रोवाइड करेगा स्क्रू सप्लायर को। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि इसकी वजह से अल्टीमेटली वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। अगर इसको ज़्यादा महंगा स्टील मिलेगा तो वो ज़्यादा महंगा स्क्रू बनाएगा, ज़्यादा महंगा स्क्रू बनेगा तो टोयोटा कार की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर ये जनरल मोटर का केस होता तो जनरल मोटर या फोर्ड मोटर जो अमेरिकन कंपनी है उस केस में सप्लायर कुछ नहीं कर सकता था। सप्लायर को बस वो सारा नुकसान खुद के ऊपर लेना पड़ता और उसे उसी प्राइस में प्रोवाइड करना पड़ता जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन जापान के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किरिट्सू मॉडल के अंदर टोयोटा क्या करने वाला है, टोयोटा ने यहाँ पे ये किया कि टोयोटा वैसे भी 1 लाख टन स्टील का ऑर्डर प्लेस करने ही वाला था उसी स्टील सप्लायर को जिससे वो अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे यूज़ कर सके। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, वो 1 लाख टन के ऑर्डर देने की जगह 1,10,000 टन का ऑर्डर देगा जिसमें 10,000 टन का ऑर्डर हो गया स्टील स्क्रू बनाने वाली कंपनी का। ठीक है, और जैसे ही उसे 1,10,000 टन के माल की डिलीवरी हो जाती है तो टोयोटा क्या करेगा, सिंपली 10,000 टन ऑफ स्टील अपने सप्लायर को दे देगा जो उसके लिए स्क्रू बनाता है। तो वो करने की वजह से क्या हुआ कि स्क्रू बनाने वाली कंपनी को वो माल जो 26,000 येन पर टन के हिसाब से मिलने वाला था वो मिला सिर्फ 20,000 येन पर टन के हिसाब से। तो उसे वो 6,000 येन पर टन का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा जिसकी वजह से स्क्रू की कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी और जिसकी वजह से फाइनली टोयोटा कार की प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से किरिट्सू मॉडल में एक कंपनी दूसरी कंपनी का हाथ थाम के कदम से कदम मिला के आगे चलती है और एक दूसरे की प्राइसेस को हाइक नहीं होने देती है मार्केट इन्फ्लेशन की वजह से। नॉर्मली जब भी एक मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई सा और देश हो, तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन किरिट्सू मॉडल के अंदर उस समय से ही ये इंटेलिजेंटली अडॉप्ट किया गया है कि किरिट्सू मॉडल के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या फिर सप्लायर्स हैं उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक जिसका इसके अंदर स्टेक भी है इन कंपनीज़ में और जो इन्हें सपोर्ट भी करती है वो इन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देगी। उससे क्या होगा कि ये अपना बिजनेस मॉडल आगे ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं और जैसे ही इनके पास वापस से कैश फ्लो आता है ये लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं।
ऐसा करने की वजह से एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को फेल नहीं होने देता, उसे पकड़ के रखता है जिससे वो नीचे नहीं जाए, और साथ में मार्केट का जो पैसा कंपनीज में लगा हुआ है वो वापस से जल्दी ऊपर आ जाए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे जापान इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया, वो था जस्ट इन केस को जस्ट इन टाइम से रिप्लेस करना। लेकिन ये जस्ट इन केस वाला मॉडल आखिर होता क्या है, तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पहले क्या करती थी 1000 कार्स का प्रोडक्शन करके रख लेती थी। अब इसमें 3 ही कार के कलर्स होते थे, 500 ब्लैक कार्स, 300 वाइट कार्स हो सकती है और 200 आपकी रेड कार्स हो सकती है। अब क्या होता था, ऑर्डर आने पे ही आप इस कार को प्रोवाइड कर सकते हो या सप्लाई कर सकते हो उस कस्टमर को जिसने मांगी हो रेड, ब्लैक या वाइट कार। लेकिन इसमें होता यह था कि आपको उतने टाइम तक जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा है, एक तो इसे बनाने में जो लागत आई उसे व्यय करना पड़ेगा, साथ ही जितना आपने मार्केट से रुपया उठाया है, लोन लिया है, और इसे साथ में संभाल के भी रखना पड़ेगा जब तक ये बिक नहीं जाती, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइनली बढ़ जाती है क्योंकि आपको इसे इतने लंबे समय तक संभाल के रखना था। तो ये सारे नुकसान थे जस्ट इन केस वाले मॉडल के। जस्ट इन टाइम वाले मॉडल के साथ क्या हुआ, कंपनी ने एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा अपनाया कि अगर रिक्वायरमेंट आई तभी माल बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने मांगी रेड कार, तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 महीने। 2 महीने के अंदर वो पूरी रेड कार स्क्रैच से लेके एंड तक बन जाएगी और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा कम हो गई। कस्टमर को अब जो कार मिलती थी वो कम प्राइस पे मिलने लगी क्योंकि कंपनी को वो स्टोर करके नहीं रखना पड़ती थी, और जो हमने पहले सारे कारण बताए वो सब उसके साथ नहीं होते थे। साथ ही नई वाली कार के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि कंपनी को इतने सारे टाइम तक उसे संभाल के नहीं रखना था और मार्केट से रुपया नहीं उठाना था, जिस वजह से फाइनल कॉस्टिंग कम होती चली गई। कंपनी ने क्या करा, टोयोटा ने इस मॉडल को इतना ज़्यादा रिफाइन किया, इसका ब्लूप्रिंट बनाया, और उसके जो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स थे उसको भी यही सारी जानकारी दे दी कि हमने इस तरीके से अपनी कॉस्टिंग को कम करा है और हम चाहते हैं कि तुम भी अपने अपने पार्ट्स को जो भी तुम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम स्टील इस्तेमाल करके स्क्रू बनाते हो तो तुम भी उसी तरीके से इस्तेमाल करो इस कॉन्सेप्ट को, और अपने पार्ट्स की भी प्राइस को उसी तरीके से उसी अनुपात में कम कर लो। इसका फायदा ये हुआ कि किरिट्सू मॉडल के अंदर जितनी कंपनीज थी सभी ने फाइनली इसको यूज़ किया, और अल्टीमेटली आप देखेंगे तो टोयोटा की सेल्स के जो फिगर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि टोयोटा को उससे बहुत सारा फायदा हुआ। आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि टोयोटा के सेल्स के फिगर फाइनली कितने बढ़ गए। जैसा कि हमने देखा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। एक थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक थी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक थी स्टील इंडस्ट्री। हमने अभी जो पूरा एग्जाम्पल देखा वो था कार इंडस्ट्री का। ठीक इसी प्रकार से जापान ने स्टील इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी एक्सेल किया, अपने आप को वो अलग स्तर तक ले गए और अपनी कंपनीज को किरिट्सू मॉडल के थ्रू ही उन्होंने इतना आगे बढ़ाया। और यही सब करते हुए जापान बन गया दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत दूसरी अर्थव्यवस्था स्टेबिलिटी के मूल्यांकन की तरफ से। और आज भी जब जापान में इतने सारे तूफान आते हैं, बाढ़ आती है हर साल, या अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, उसके बाद भी जापान फिर से अपने पैरों पे इतनी तेजी से खड़ा हो जाता है। हमें आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, इस जानकारी को आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहिए जिससे आप उनका जनरल नॉलेज बढ़ा सकें। आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं जिससे वो इसे क्विकली देख सकें। टेक्नोब्रेक्स के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सारे वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपकी इस वीडियो से हेल्प हो गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनका भी टेक्निकल नॉलेज आप अपडेट कर सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नो ब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।